सस्टेनेंस को कहाँ जोड़ दिया? एक व्यक्ति से, एक परिवार से। हाँ, जबकि सस्टेनेबिलिटी क्या है? निरंतरता है इस चारों अवस्थाओं की। उस अर्थ में इकोनॉमिक्स है ना, इसलिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, तभी तो निरंतर रहेगा। लीनियर अर्थशास्त्र तो होगा नहीं। फाइनाइट प्लैनेट पे इनफाइनाइट ग्रीड का क्या स्कोप है? उसमें तो बर्बादी होगी। फाइनाइट रिसोर्सेज है ना हमारे पास। अभी आप देखिए, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के टाइम पे वेस्टेज होती है नहीं होती है ना? फिर ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में, यूसेज में, और फिर उसके बाद जो लेफ्ट ओवर है उसके, वो तो ट्रैश है ही है। तो वी आर ट्रैशिंग द प्लैनेट। हम कर क्या रहे हैं? ये दिस इज अ वेस्टफुल इकोनॉमिक सिस्टम। ये बेसिकली ट्रैशिंग द प्लैनेट। पूरे धरती को हम एक कूड़ादान बना रहे हैं, है ना? ये तो धरती पे चारों तरफ से आवाज आ ही रही है अब, है ना? बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी फिल्म्स बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, सब बता रहे हैं, बच्चों की स्कूल की किताबों में आ गया। अभी आए महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन कर दिया है ना? सिंगल यूज प्लास्टिक सारे बैन हो गए हैं। फिर आता है कि न्यूज़ में वो एक व्हेल मछली मिली, उसके अंदर इतना टन प्लास्टिक निकला, मरी हुई थी, और ये सब, है ना? ये सब दुर्घटनाएं तो देखने को मिल ही नहीं। ये जो प्राकृतिक वातावरण का विकास हम कर रहे हैं, उसका ये रिजल्ट है। तो मानव को मानव रूप में जीने की जरूरत है, मानवत्व के साथ। इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण। तो मानवीयतापूर्ण अर्थशास्त्र, मानवीय अर्थशास्त्र, मानवीय शिक्षा, मानवीय न्याय व्यवस्था, मानवीय विनिमय व्यवस्था। मानवीय क्यों लगाया उसके अंदर? क्योंकि वो उसमें धीरता, वीरता, उदारता समाई रहती है। उस स्वभाव से होगा वो, उससे कम से नहीं होगा। मानव की समस्त क्रियाएं मानवीय स्वभाव से होंगी, धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक। देखिए, कोई भी एक्सचेंज है, कोई भी आदान प्रदान है, उसमें जितना हम लेते हैं उतना अगर देते हैं तो ये संतुलन कहलाता है ना? आदान प्रदान, ये न्याय कहलाता है। हम जितना लेते हैं उससे कम देते हैं, ये शोषण कहलाता है। हम जितना लेते हैं और निर्णय पूर्वक उससे अधिक देते हैं, ये उदारता कहलाती है ना? तो मानवीय स्वभाव में उदारता है। उदारता का उदाहरण कहाँ मिलता है? ममता स्थापित मूल्य है, उसके शिष्ट मूल्य उदारता, है ना? तो ममता पूर्वक जब मानव जीव चेतना में भी दिखता है, जितना लेता है उससे अधिक देता है ना? छोटे बच्चों के पालन पोषण में उससे कम में पालन पोषण नहीं होता, तभी तो उधर विकास दिखता है। चाहे शरीर के अर्थ में दिख रहा है, बच्चे का जो शरीर की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना? तो मानवीय व्यवस्था की बात हो रही है। अभी जितनी अमानवीय व्यवस्था है, अमानवीय व्यवस्था शोषण आधारित है, जिसका मोटो है जियो और जीने दो। ये शोषण का मोटो है। इसमें शोषण ही निकलता और कुछ नहीं निकलता। सहअस्तित्ववादी मोटो क्या है? जीने दो और जियो। क्यों है? क्योंकि सर्वशुभ में स्वशुभ समाया है। जीने दोगे तो आपका सर्वाइवल भी इंश्योर्ड है, जीने नहीं दोगे तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। अपनी अपनी सोचेंगे सब, कहीं नहीं पहुंचेंगे, यहीं तो फंसे हुए हैं।
ठीक है। इच्छा भेद से अन्वेषण। अन्वेषण का क्या अर्थ है? नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं। एक भैया दिया है कि स्वयं की पहचान, और दूसरा दिया है कि प्राप्य की उपलब्धि के लिए किए गए बौद्धिक एवं भौतिक प्रयास खोज पूर्वक। हाँ, सो बेसिकली हम क्या सीख कर रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या पाना चाह रहे हैं, है ना। ये उसके लिए जब हम बौद्धिक और शारीरिक प्रयास कर रहे हैं वो अन्वेषण है। तो या तो विषय अन्वेषण करते हैं, तो विषयों में कुछ खोज रहे होते हैं, या ऐष्णाओं में कुछ खोज रहे हैं, या सत्य में कुछ खोज रहे हैं। ये तीन भेद हैं इसके। स्वयं को शरीर मानते हैं तो विषय अन्वेषण ही होगा, है ना। स्वयं को मानव के रूप में पहचान लिया तो ऐष्णान्वेषण होगा। और जब हम जागृति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, पूर्ण जागृति को, जागृति पूर्णता को, तो सत्य अन्वेषण, पूरी तरीके से प्रमाणित होना हो जाता है तो सत्य अन्वेषण हो जाता है। ठीक है। बाकी इसके संदर्भ में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी अगर ये पकड़ में आ जाता है ना। फिर ऐष्णा का क्या अर्थ है? ऐष्णाएं कितनी होती हैं? वही वही। जिस और गति, जैसे अनुभवगामी, गम्य गामी, है ना, उस अर्थ में। इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे फिजिक्स की भाषा में तो वेलोसिटी, स्पीड नहीं। क्या डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में? डायरेक्शन होती है। गम्य का अर्थ है कोई गंतव्य है, तो कोई दिशा है उसमें। पृष्ठ 6-7। इसमें बहुत सारे शब्द आए हैं ना। ये पेज नंबर 5 पे ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, मोक्ष के लिए अर्थ, अर्थ के लिए मोक्ष, वो एक बार आप थोड़ा वैसे तो मतलब तो स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया है वैसे। फिर हाँ नहीं, ये जो हमारे चार फल के रूप में हम जो ढूंढ रहे हैं, है ना, ये जो बात हुई मोक्ष की, धर्म की, काम की और अर्थ की, ये स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसमें प्राइमरी क्या है? मोक्ष प्राइमरी है, फिर धर्म है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है उसका, उसके हिसाब से फिर उसको कर दिया। ठीक है ना। ये लिखने में एक गड़बड़ हो गई कि 1 और 7 को एक साथ लिख दिया। मोक्ष के लिए अर्थ, फिर मोक्ष के लिए या धर्म के लिए अर्थ, है ना, फिर काम के लिए अर्थ, फिर अर्थ के लिए अर्थ, ये हो गया। तो एक एंड है मोक्ष और अर्थ का नियोजन हो रहा है ना।
फिर मोक्ष के लिए अर्थ, फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या थी? धर्म के लिए, फिर काम के लिए, फिर अर्थ के लिए, है ना। अब फिर दूसरा हो गया, अर्थ को टारगेट बना लिया आपने, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए सब कर रहे हैं, तो वो अपने आप उसकी क्लासिफिकेशन हो गई। मोक्ष के बाद नहीं होगा ना वो। अर्थ के लिए मोक्ष, यानी हम जो भी साधना, जो भी अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, वो अर्थ के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो वो क्लासिफिकेशन है, एसेंस आपको पकड़ में आ गई है इसकी। बाकी तो काफी सरल है, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो मोक्ष इसलिए प्राइमरी होगा ना। तो ये स्टार्टिंग में ये होगा ना कि अर्थ के लिए मोक्ष, ये स्टार्टिंग में वैसा लगेगा। सपोज ये तो सबसे प्राइमरी, जो सबसे उत्तम है, वो क्या है? मोक्ष के लिए अर्थ। हाँ, फिर उससे नीचे क्या आएगा? धर्म के लिए अर्थ। फिर उससे नीचे क्या आएगा? काम के लिए अर्थ। फिर अर्थ के लिए अर्थ। अभी जिसको नियोजित करना है उसी को टारगेट बना लिया, उल्टा कर दिया, ये नेगेटिविटी शुरू हो गई, वहां फंसे हैं। जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो वहां से कहानी शुरू होती है। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है, पर लक्ष्य ऐसे बन जाते, कर्म इस रूप में करने लगते हैं अमानवीयता में। सारा दिन जो करना किया, उसके बाद मंदिर में माथा टेका है, सब पाप धुल गए। क्यों जा रहे हैं? ईश्वर आराधना में, पूजा में। किस लिए जा रहे हैं? अर्थ ठीक से बना रहे हैं, धन जो है संग्रह ठीक बना रहे हैं। ने देखा है ना, ऐसे कर्म होते हुए देखे हैं ना। मतलब लक्ष्य उसमें अर्थ है। भाषा भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो सब तो वही हो रहा है। मूल में अंदर, हमारे अंदर क्या चाहना है? व्हाट इज दैट वी आर सीकिंग, है ना। और जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो लगता है ऐसा है कि धार्मिक है या स्पिरिचुअल है या क्या है। ये किसी और के मूल्यांकन के लिए नहीं है, ये स्वयं के मूल्यांकन के लिए है सब। हम कहाँ हैं इसमें, है ना। ये पूरे दर्शन में दूसरों का मूल्यांकन नहीं करना है, अपना ही मूल्यांकन करना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। लक्ष्य मूलक, मूल्य मूलक एवं रुचि मूलक प्रवृत्तियां होना पाया जाता है। ठीक है। मानव में बुद्धि मूलक एवं रुचि मूलक योगों से सुकर्म, दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। मानव में बुद्धि मूलक एवं रुचि मूलक योगों से सुकर्म, दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। कासा, आकुति, मेधा योगजन्य बुद्धि, प्राप्त योगजन्य बुद्धि, है ना। तो कासा, आकुति, मेधा को योगजन्य बुद्धि या प्राप्त योगजन्य बुद्धि कहा है। मति, सुमति, अनुमति सुकर्मजन्य बुद्धि। अमति, कुमति, दुर्मति दुष्कर्मजन्य प्रवृत्ति।
के प्रत्यक्ष रूप है। ठीक है ना? तो एक दिव्य चेतना की बात हो रही है, एक मानव चेतना की बात हो रही है, और एक अमानव चेतना है ना, जीव चेतना की बात हो रही है। उस अर्थ में ये सारा। तो प्राप्त योग्य जन्य बुद्धि जिसको अनुभव हुआ है उसको प्राप्त है, वो मतलब उसको अनुभव है, इसलिए वो प्राप्त योग को पहचानता है। उस आधार पे उसमें जो कासा आकुति मेधा ये देखने को मिलता है ना? नाम है, प्रवृत्तियों के नाम है, मानव में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले बताइए? तो फिर पढ़ा नहीं है तो कैसे पकड़ में आएगा? पहले तो पढ़ना पड़ेगा। तो योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि कोविद कलाविद के रूप में है। ठीक है? आकुति दिव्य कर्मी, स्पष्ट अभिदेकारी, दिव्य प्रयोजनशील, उपयोग दिव्य ज्ञानी, निर्भ्रांत के रूप में, तथा मेधा परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष ब्रह्म मुक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। कुछ समझ में आया? नहीं नहीं आ रहा? ठीक है। तो एक इसमें भाग है, आप पहचानिएगा कौन सा वाला भाग है। एक है जो मतलब आपकी कारण क्रियाओं के अर्थ में, एक सूक्ष्म क्रियाओं के अर्थ में, और दूसरा स्थूल क्रियाओं के अर्थ में। तीनों के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। यानी योग जन्य बुद्धि में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, है ना? यानी जो कासा आकुति मेधा में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, फिर मति सुमति अनुमति में भी यही देखने को मिलेगा, और अमति कुमति दुर्मति में भी यही देखने को मिलेगा। तो पहला वाला हम जो ले रहे हैं वो कासा आकुति मेधा है ना? तो इसके अंदर एक भाग आपके जो कारण क्रियाएं हैं आत्मा और बुद्धि उनके अर्थ में, एक भाग सूक्ष्म क्रियाओं के अर्थ में, और तीसरा आपका स्थूल के अर्थ में। ठीक है ना? तो जिसमें योगजन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि कोविद कलाविद स्थूल क्रियाओं के अर्थ में, यानी जो शरीर से प्रकट करेंगे जीने में, व्यवहार कार्य में। ठीक है? फिर आकुति दिव्य कर्मी यानी स्पष्ट उभय अभ्युदयकारी, दिव्य प्रयोजनशील उपयोग, दिव्य ज्ञानी, निर्भ्रांत यानी उनके विचारों में आशा विचार इच्छा के रूप में ये। ठीक है? तथा मेधा परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष ब्रह्म मुक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। तो मेधा कारण क्रियाओं के अर्थ में है ना? जो आकुति है वो सूक्ष्म क्रियाओं के अर्थ में है, और जो कासा है वो स्थूल क्रियाओं के अर्थ में। तीनों में ऐसा है। ये योगजन्य बुद्धि के अर्थ में है ना? फिर सुकर्मजन्य मति मानने, ठीक है, सामाजिक मति मानने को बोला सामाजिक कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, तो ये स्थूल में आ गया। फिर सुमति सुकर्म समाज के लिए आवश्यक कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, अनुमति अनुपम कर्म, अनुसरण योग्य आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में। सुकर्म ही सद्बुद्धि, सद्प्रवृत्ति, सुबोध, सद्विज्ञान, सामाजिकता एवं सत संकल्प है। क्या इस दर्शन में क्या किया है कि कर्म और उपासना को लेके पहले बहुत चर्चाएं रही हैं और बहुत सारी भाषाएं रही, उन सबको एड्रेस करके इसको लिखा गया है।
है ना। तो जो लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आप लोग तो आधुनिक शिक्षा के बैकग्राउंड से हैं, तो आपको एक प्रकार की भाषा का अभ्यास है। ये दूसरे बैकग्राउंड से, जो आध्यात्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए बहुत रेलेवेंट भाषा है, उनके लिए एक्सप्लेनेशंस है। ठीक है ना। जो कर्मयोग वगैरह से आते हैं लोग, है ना, उन लोगों के लिए ये भाषा फेमिलियर भाषा है। हम लोग के लिए अनफेमिलियर है, इसलिए हमारे को ऐसा लगता है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है। तो 3 श्रेणियां हैं बेसिकली जीने की। एक जिसको बोल रहे हैं दिव्य कर्म के रूप में है, फिर एक सुकर्म के रूप में है, और तीसरी दुष्कर्म के रूप में है। उस रूप में बता रहे हैं, जिसका मतलब इतना ही है, अमानवीयता, मानवीयता और देव मानवीयता या अति मानवीयता, है ना। तो अति मानवीयता के अंदर जो सूक्ष्म है, जो कारण है, सूक्ष्म है और स्थूल, ये क्रियाएं कैसे होती हैं। मानवीयता में कारण सूक्ष्म स्थूल कैसा होता है, और अमानव में कैसा होता है। अमानव के अंदर तो सूक्ष्म जो कारण क्रियाएं हैं वो जागृति नहीं है, तो वो केवल सूक्ष्म का भी प्रयोग वो स्थूल के लिए ही करता रहता है। इस रूप में वो स्पष्ट हो जाता है। मोटी बात, ये सार भाग इतना है इसका, है ना। क्योंकि भाषा बहुत हैवी हो जाती है, एक एक शब्द ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गया, तो इतना है इसका अर्थ। तो दुष्कर्म जन्य अमति, अमान्य अर्थात असामाजिक कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में कुमति। कुत्सित कर्म, विशेष रूप में निषिद्ध कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में। फिर दुर्मति, दुष्ट कर्म, आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में गण्य है, जैसे परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य। ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ पे क्या कर दिया नेक्स्ट लाइन में, विषय अन्वेषी प्रवृत्ति दुष्कर्म में, ऐष्णान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में, और सत्यान्वेषी बुद्धि योग अर्थात जागृति में प्रसक्त प्रयास एवं अभ्यास रहता है। ये इसकी एसेंस है। पूरा जितना भी हमने इतने सारे शब्द पढ़े, इसमें इतनी सी एसेंस है बस। ये तो समझ में आती है ना। बाकी उसकी टेक्निकल लैंग्वेज, ये सिंटैक्स है उसका। किसका? जो पुराने दर्शन से आते हैं लोग, उनके लिए, कि उनको कहाँ प्लेस करना है। जैसे देखिए एक सिंटैक्स आया था वो वाला, मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, ये तो पहले से चलता रहा, उसको प्लेस कर दिया इधर, किस अर्थ में देखना है। एसेंस वही चल रही है अभी, कि भाई पहले मतलब जीव चेतना है, जीव चेतना में ऐसा रहता है, ज्ञान संपन्न होने से, अनुभव ज्ञान होने से मानव रूप में शुरुआत हो जाती है, और फिर जागृतिपूर्ण होने से दिव्य के रूप में जी सकते हैं। इतनी तो एसेंस है इसकी पूरे की। ठीक है। फिर प्रत्येक मानव सहज प्रवर्तन, वातावरण, अध्ययन एवं संस्कार के योगफल में प्रत्यक्ष है ना। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। प्रकृति एवं मानव कृत भेद से वातावरण प्रसिद्ध है। आगे ये वाली बात जो आज की थी हमने, ठीक है ना। शिक्षा एवं व्यवस्था ही मानवकृत वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। ठीक है ना। मानव मात्र का संस्कार अन्वेषण त्रय में स्पष्ट है। तो संस्कार क्या है? अब संस्कार शब्द देखो कितना हम सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ तो हाँ, तो हमारी जो स्वीकृतियां किस, उस स्वीकृतियों के आधार पे हम क्या सीख कर रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, क्या अन्वेषण कर रहे हैं हम, तो विषय का कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रकार के संस्कार है ना। ऐष्णाओं का कर रहे हैं तो एक अलग प्रकार का और विकसित संस्कार है, और जो पूर्ण संस्कार वो है जो सत्य अन्वेषण में लगा है। ठीक है। ये सामाजिक
वातावरण के अर्थ में बात की है ना। अब फिर प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत, उष्ण एवं वर्षामान का संतुलन सहित मानवेतर तीनों अवस्थाएं संबंधित रहता है। ये समझ में आता है? प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत है ना, यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी एवं वर्षामान का संतुलन सहित मानवेतर, मानवेतर यानी मानव के अलावा जो तीन अवस्थाएं यानी जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थ अवस्था संबंधित रहता है। प्रत्येक भूमि पर जो प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि में पाए जाने वाले खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है। ठीक है, तो जिस प्रकार के खनिज हैं और जिस प्रकार के वनस्पति हैं, इससे उधर का वातावरण है। यह उस भूमि के विकास पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण बात है कि धरती की विकास में क्या स्थिति है इस वक्त। जैसे हमारी धरती की एक स्थिति थी जब इसके वातावरण में जहरीली गैसें थी, तब भी कुछ वनस्पति थे जो उन गैसों को पचाते थे। उन वनस्पतियों पे जीने वाले जीव थे जो उन वनस्पतियों को खाते थे, है ना। तो एक समय का वो था, उसमें मानव जो है वो नहीं जिंदा रह सकता था, इसलिए वो कुछ समय तक धरती के वातावरण में जो परिवर्तन लाने थे उसके लिए स्थिति बनी रही। फिर स्थिति का परिवर्तन हुआ, फिर ऑक्सीजन वाला जो वातावरण है वो आ गया। उसमें फिर जो आजकल के जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, फिर मानव, ये सब आ गए। इस तरीके से विकास हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि प्राकृतिक वातावरण उस भूमि के विकास पर आधारित है ना, क्योंकि उस समय के जो खनिज और उस समय के जो वनस्पति हैं उनके योगफल में बनता है। किसी भी भूमि पर ज्ञानावस्था के मानव की अवस्थिति घटना के पूर्व जीव व वनस्पतियों का समृद्ध होना अनिवार्य है। इसके पूर्व जल होना आवश्यक है ना। ये बात तो आज हो ही गई हमारी, है ना। फिर प्रत्येक भूमि पर किसी अधिकतम, न्यूनतम, शीत, उष्ण और वर्षामान की सीमा में ही जीव एवं मानव अपने जीवनी क्रम और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये अधिकतम न्यूनतम क्या है? तो जो संतुलन जो होता है वो अधिकतम न्यूनतम की सीमा में होता है। संतुलन जो है वो कोई लाइन नहीं है, वो बैंड है। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो एक दूरी में नहीं रहती, है ना। उसका जो संतुलन है वो कभी दूरी कम होती है और कभी दूरी ज्यादा होती है, पर एक अच्छी दूरी से कम नहीं होती और एक निश्चित अच्छी दूरी से ज्यादा नहीं होती, उस बैंड में बनी रहती। एपोजी पेरिजी, है ना, जो उसके ऑर्बिट के अंदर जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से, है ना, उसमें वो संतुलित रहती है, सर्कुलर में नहीं रह सकती, इसलिए वो है। ऐसे ही हमारा जो मौसम है इसको देखिए, है ना, जैसे तापमान को देखें हम पूरे साल साइकिल को, तो एक टाइम पे मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, कम होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है, फिर गर्म होना शुरू होता है। तो ये डायनेमिक है सारा। तो कोई भी चीज़ जो डायनेमिक है यानी हर एक इकाई क्रियाशील है, क्रियाशील होने से डायनेमिक है। डायनेमिज्म जो है वो परस्परता में एक रेंज को बनाता है। तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, न्यूनतम बरसात, अधिकतम बरसात हर क्षेत्र के हिसाब से तय है। पूरी धरती को देखेंगे तो 100 डिग्री की रेंज है, +50 डिग्री से -50 डिग्री की रेंज में सारी धरती पे तापमान बना रहता है ना।
इससे अधिक कहीं नहीं होता, इससे कम कहीं नहीं होता। इस संतुलन में धरती पे व्यवस्था बनी हुई है। अब बात हो रही है कि ये तापमान डिस्टर्ब होने वाला है, 2-3 डिग्री बढ़ने वाला है अधिकतम। उससे जो अव्यवस्था है उसकी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि 30-40% जो शहर हैं, मतलब जो लैंड मास है वो डूब जाएगा, क्योंकि पोलर आइस पिघल रही है। कोस्टल जो एरियाज हैं 30-40% डूब जाएंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। कुछ की कल्पना है कि 50% तक डूब जाएंगे, इतना पानी है बर्फ के रूप में। 2-3 डिग्री धरती का तापमान बढ़ने से, मानव का जब 2-3 डिग्री बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, बुखार हो गया। तो धरती को बुखार हो गया, तो उसकी बुखार का मतलब धरती की अव्यवस्था, उसमें देखिए ये सब होगा। इसका कारण क्या है, अमानवीयता, और कुछ नहीं। धरती पे मानव जाति के समस्त क्रियाकलाप आज की डेट में अमानवीयता से युक्त है। कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं है जो मानवीयतापूर्ण, उसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि सब में शोषण को घुसा दिया हमने। शिक्षा में शोषण को स्वीकार लिया, लाभ मानसिकता को एक वैल्यू मान लिया, अच्छा गुण मान लिया, है ना। ये शिक्षा में भी आ गया है, सामाजिक मानसिकता में भी आ गया है, व्यक्तिवादिता में तो है ही है। देखिए आप लोग के घर में या आसपास कभी कोई बच्चा कभी रास्ते से भटकता है तो उसको समझाना होता है, तो समझाने के लिए उसको किसके पास लेके जाते हैं। या दूसरा उदाहरण, घर परिवार में अगर आप लोग कुटुंब में रह रहे हो, ज्वाइंट परिवार में, तो किसकी सबसे ज्यादा चलती है? जो सबसे अधिक धन कमाता है। उसमें क्या निहित भाव है कि धन कमाना ही अक्लमंदी है ना। जबकि धन का अर्थ, धन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? धन हमारे लिए शरीर परंपरा को बनाए रखने के लिए एक साधन है। उसकी जितनी आवश्यकता है उतना करना है। उसके संग्रह से, देखिए कितनी बढ़िया बात है कि जिस चीज का हम संग्रह करते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका वितरण हो और उसका उपयोग हो। ठीक है। जिस चीज को हम संग्रह करते हैं उसका उपयोग करते हैं क्या? जैसे आपने, सब लोग एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक चित्रण करेंगे। सब लोग अपने अपने घर में जाइए अभी, है ना, और अपने अपने कपड़े की अलमारी खोलिए। उसमें जितने कपड़े हैं, कोई कपड़े ऐसे हैं जो आप कभी यूज नहीं करते पर आपको बहुत प्रिय हैं। ये सब संग्रह है ना। इनका सदुपयोग नहीं, इनका उपयोग ही नहीं हो रहा है। जिस चीज का उपयोग नहीं हो रहा है वो अपव्यय है। थोड़े दिन में आप इससे वंचित हो ही जाएंगे। उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है। कितने श्रम से वो चीज बनी होगी, सोचिए। उसमें कितनी ऊर्जा लगी होगी, कितने रिसोर्सेज लगे होंगे, है ना, और वो किसी इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम सबकी अलमारी में है, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, इतना ही अंतर है। तो संग्रह क्या है? इकोनॉमिक साइकिल से चीज को बाहर निकाल दिया। इससे प्रोडक्शन के ऊपर दबाव आया, और प्रोडक्शन करो। मैंने संग्रह किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया, आपने किया। तो इकोनॉमिक साइकिल से हम सब बाहर निकालते जा रहे हैं। तो अब जो उससे रिक्त स्थली बनेगी उसको किससे भरोगे? प्रोडक्शन से ही भरना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन एंडलेस करना है, माइंडलेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना।
पूरे जंगल काटते जा रहे हैं, है ना। अभी आप देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, क्या हाल कर दिया उधर। मैं तो अभी झारखंड शिविर लेने गया था, वहाँ देख के आया माइन क्या करते हैं, माइनिंग से क्या होता है। तो ऐसा नहीं कह रहे माइनिंग नहीं करनी, माइनिंग करनी है, एक इस विधि से करनी है कि व्यवस्था भी बनी रहे, मिनिमम करनी है। अभी मैक्सिमम कर दिए, है ना। तो अर्थव्यवस्था में से जो हम निकाल देते हैं उसी का संग्रह होता है। तो एक्चुअली हम एंटी अर्थव्यवस्था हैं, संग्रह करने वाले। और ये प्रेरणा हर व्यक्ति को है, हर किसी को सेविंग करनी है ना, यही प्रेरणा है ना सब जगह। क्या बढ़िया सिस्टम है। नहीं, इसमें मुलेठी है। अच्छा अच्छा, मेरे को मुलेठी की स्मेल आई थोड़ी, हो सकता है। ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि क्यों हमारा इकोनॉमिक सिस्टम में इतनी समस्या है, क्योंकि ये हर चरण पे इसमें शोषण है और इसमें वेस्टफुलनेस है। और जो इसमें सफल है वो सबसे ज्यादा इसका शोषण करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा संग्रह करेगा। तो इट इज अ सिस्टम डिजाइंड फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब कमाल है ना, हम लोग पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, पूरी दुनिया को हमने इसमें लगा दिया फॉर अ सिस्टम विच इज डिजाइंड फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, है ना। अब इसको समझदारी बोलें या ना समझी बोलें, आप ही तय कीजिए, है ना। शिष्ट भाषा में, और तो और प्रकार की भाषाएं बहुत हैं, लोग कह ही रहे हैं जो आंदोलन करते रहते हैं। अच्छा उसको एड्रेस करें या इसको करें? ठीक है। इतना सब कुछ व्यवस्थित है तो इतना सा क्यों अव्यवस्थित? इसको समझने के लिए आप लोगों को सत्ता में संपृक्त प्रकृति को समझना पड़ेगा। इसकी चर्चा हो चुकी है आप लोगों के साथ, है ना। तो क्या है उसका मूल सूत्र है, स्थिति पूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृति पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में निरंतर क्रियाशील एवं विकासशील है ना। तो स्थिति पूर्ण सत्ता, सत्ता एक अस्तित्व में एक वस्तु है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो स्थिति पूर्ण है, यानी वो पूर्ण है। और एक दूसरी वस्तु है जिसे बोल रहे हैं प्रकृति, उसका को कैसे क्वालिफाई किया, वो स्थितिशील है, यानी उसकी स्थिति बदलती रहती है। फिर इनका रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया कि स्थिति पूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृति, यानी वो उसमें समाई हुई है। ठीक है। समाने का अर्थ क्या होता है, कोई चीज किसी चीज में समा जाती है तो उसके पूर्ण प्रभाव में होती है ना। पर प्रभाव प्रभावित करने से नहीं, प्रभाव स्वीकारने से। प्रकृति ने इसका प्रभाव स्वीकारा हुआ है, सत्ता ने उसे प्रभावित नहीं किया है। पूर्ण में गर्भित होने की वजह से प्रकृति ने पूर्ण के प्रभाव को स्वीकार के स्वयं में पूर्णता को प्रकाशित करने के लिए क्रियाशीलता और विकासशीलता को वो प्रकाशित कर रही है। ठीक है। तो पूर्ण में गर्भित
प्रकृति पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में क्रियाशील एवं विकासशील है। ये अस्तित्व की सह अस्तित्व की स्थिति है। ठीक है। अब इसका फलन क्या है इस स्थिति का? ये तो स्थिति है, इसकी कोई गति भी है। इस स्थिति की गति है क्रिया, है ना। तो जो प्रकृति की इकाइयां हैं सब क्रियाशील है। सब इकाइयां पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में क्रियाशील है, विकासशील है ना। तो एक एक इकाई जैसे परमाणु अंश निरंतर क्रियाशील है। ठीक है। अब पूर्णता प्रमाणित होनी है, पूर्णता एक में प्रमाणित नहीं होती, समग्रता में प्रमाणित होती है। इसलिए उनमें साथ आने की प्रवृत्ति है, इसलिए वो परमाणु की रचना के रूप में आते हैं। ठीक है। अब परमाणु की रचना भी एक प्रकार की रचना नहीं बनती, 121 प्रकार की रचनाएं बनती है ना, जिसमें से 120 जड़ परमाणु और एक चैतन्य परमाणु। ठीक है। तो ये जो 120 गठन है ना, हर गठन को बोला उसका परिणाम। ये जो अंश हैं ये मिलके एक निश्चित गठन में, एक परिणाम में। ठीक है। हर गठन का एक निश्चित आचरण है। 2 अंश का है तो हाइड्रोजन का आचरण है, 18 अंश का है तो कार्बन का आचरण है, 24 अंश का है तो ऑक्सीजन का आचरण है। ठीक है ना। तो निश्चित गठन से निश्चित आचरण, तो गठन उसका परिणाम है, आचरण उसकी गति है। और हर एक के अंदर जिस स्थिति में है उससे उन्नत स्थिति को पाने की चेष्टा है, इसको बोला श्रम। तो जो क्रिया है वो श्रम गति परिणाम के रूप में परिभाषित है ना। तो ये जो श्रम गति परिणाम के रूप में सारा क्रियाकलाप होता रहता है। ठीक। तो परिणाम जो है वो अमरत्व के अर्थ में है, श्रम जो है वो विश्राम के अर्थ में है, और गति जो गंतव्य के अर्थ में। अब ये जो 3 पूर्णता है, अमरत्व की, विश्राम की और गंतव्य की, ये 3 गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में, यही 3 पूर्णता प्रमाणित होने, इसी अर्थ में क्रियाशील है, विकासशील है। अब ये प्रमाणित होने के लिए जो स्टेज है, जो प्ले ग्राउंड है, उसका कहाँ पे प्रमाणित होएगी? एक धरती पे। तो ये प्रमाणित होने के लिए एक स्टेज नहीं है, अनंत स्टेज है। ठीक है। तो धरतियां होती हैं, बनती हैं फिर। तो अस्तित्व में धरतियां, अनेक धरतियां, और धरतियां भी अकेली नहीं है, वो भी सौर व्यूह में, प्लैनेटरी सिस्टम्स में है। तो धरती पे विकास की स्थितियां हैं। ठीक है। तो ये जो श्रम गति परिणाम वश भौतिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, इससे पदार्थ अवस्था बनती है ना। पदार्थ अवस्था बनती है या प्रकट होती है, इसको बोला सह अस्तित्व प्रकटन क्रम। तो सह अस्तित्व प्रकट होता रहता है निरंतर। पहले तो एक ग्रह के रूप में सज गया, नहीं तो आप सोचिए आकाश में इतना पदार्थ है, ये धूलि के रूप में पड़ा रहता, इसको संगठित होने की क्या आवश्यकता थी? है ना। संगठित होने का क्या कारण है? संगठित भी है और साथ में पहचान के निर्वाह भी करता जा रहा है, सिस्टमैटिक है, सौरमंडल के रूप में, गैलेक्सीज के रूप में, गैलेक्टिकल सिस्टम्स के रूप में, हर जगह पे तो उनकी एक निश्चित गति है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है एक व्यवस्था के रूप में बनते हुए, फिर धरती के ऊपर फिर आगे का प्रकटन क्रम हो रहा है। धरती की सतह के ऊपर पदार्थों का पूरा भौतिक क्रियाओं से, रासायनिक क्रियाओं से पूरा जितने खनिज चाहिए वो बन जाते हैं। खनिज बन जाते हैं तो फिर एक समय पे पानी बनता है। पानी बनता है तो खनिज और पानी के योग में अम्ल और क्षार बन जाते हैं, एसिड्स एंड एल्कलीज। उनकी आपस की रिएक्शन में और एडवांस बनते जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं।
है ना। फिर उनके योग फल में जाके प्राण कोशिका बन गई। प्राण कोशिका बन गई तो एक प्राण कोशिका की जितनी तादाद चाहिए, जितनी संख्या चाहिए बन गई। फिर वो अपनी खुशहाली से अगली प्रजाति को प्रकट करती है ना। ये सब सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है धरती, उसमें हो रहा है। उसी वही कारण बन रही है, वातावरण का दबाव। कहीं पे एक प्रजाति पनप रही है, फिर उसकी जब जितनी संख्या चाहिए वो सिस्टम के साथ मैनेज्ड है, उसकी अधिकतम न्यूनतम की सीमा में आ गई, तो अब उधर से नई प्रजाति की शुरुआत हो गई। फिर उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर उसकी जितनी जरूरत है उतनी बन गई धरती के सिस्टम के लिए, फिर अगली प्रजाति आई। इस विधि से अनंत प्रजाति है वनस्पति की, है ना। एक कोशीय, द्विकोशीय, त्रिकोशीय और ऐसे करके फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए। इनमें और कॉम्प्लेक्सिटी ये धीरे 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 चलता जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये मानव ज्ञानावस्था का प्रकटन के लिए जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलते 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 मानव शरीर बनते हैं, मानव बनता है। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इसके अंदर वातावरण सारा कुछ करा रहा है। ये हमने देख ही लिया, आज बात कर ली सारी की सारी, है ना। कुछ कुछ चेष्टा इकाई के अंदर होती जा रही है ना। उसके अंदर अपनी जैसी इकाई बनाने की ताकत आ गई और वो आ गया। पर उनका जो आपस का संतुलन है वो उनकी क्रियाशीलता से, जैसे एक परमाणु अंश दूसरे को पहचान के एक सिस्टम में आ जाता है। क्या सिस्टम बनाता है? मिनिमम तो उनकी गतियों का एक संतुलन बनता है। क्या गतियों का संतुलन बनता है? कि एक इकाई जैसे चल रही है, दूसरी उससे एक निश्चित दूरी पे बनी रहती है। तो ये वाली इकाई चल रही है और दूसरी इकाई उसके साथ चल रही है, यानी उसको ऑर्बिट कर रही है। ये सिस्टम बनता है। दोनों की गति यथावत, गति दोनों में, ये भी चलती जा रही है जैसे सूर्य चलता जा रहा है और धरती उसके साथ चलती जा रही है, या धरती चलती जा रही है, चंद्रमा उसके साथ चलता जा रहा है। तो ये एक संबंध हुआ ना। पेपर पे देखते हैं तो ऐसा लगता है एक खड़ा हुआ है और दूसरा उसके आसपास घूम रहा है। ऐसा नहीं है, ये चलता जा रहा है और उसके साथ वो दूसरा चलता जा रहा है। तो दोनों की गति में ट्यूनिंग हो गई है। ये संबंध है ना, पहचान के निर्वाह कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ट्यूनिंग है, जो संबंध है, ये जो भौतिक प्रभाव है उनके आधार पे बन रहा है और फिर आगे चल के भौतिक रासायनिक प्रभावों में बन रहा है ना। तो कहीं पे मैग्नेटिज्म से हो रहा है, कहीं ग्रेविटेशन से हो रहा है, फिर जाके केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है ना। फिर वनस्पति संसार आ गया, एनिमल किंगडम आ गई, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स बनने लगे, उसमें कुछ बायोलॉजी भी होने लगी है, वो सिस्टम्स आ गए, है ना। जैसे हमारा शरीर पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम हैं, सबकी कोऑर्डिनेशन चल रही है। पर ये सारे के सारे बाहरी प्रभाव से होने वाले संतुलन है, क्रिया के रूप में होने वाले, है ना। ये संतुलन कोई भी, इसमें व्यापक की पहचान नहीं है, कोई पूर्ण की कोई पहचान नहीं है। पूर्ण के प्रभाव में होते हुए, पूर्ण के प्रभाव में नियम नियंत्रित और संतुलित होते हुए भी व्यापक की या सह अस्तित्व की इसमें कोई पहचान नहीं। तो ये जो प्राकृतिक संतुलन बना 3 अवस्थाओं का, जिसमें चैतन्य इकाई भी है, लेकिन वो जो आचरण कर रही है वो भी केवल क्रियाशीलता के रूप में करी है, वातावरण के दबाव प्रभाव में करती जा रही। ठीक है। इसमें कोई ज्ञान नहीं, होने के स्वरूप का ज्ञान नहीं, केवल पहचानना, निर्वाह करना है। जो सर्कमस्टेंसेस बने उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो एक्शन हो जाता है। तो सह अस्तित्व जो तात्विक स्वरूप में सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, उसमें सह अस्तित्व का प्रकटन क्रम इसलिए है ताकि जो तात्विकता है इसको पहचानने वाली एक इकाई चाहिए, इसको पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान जो होता है आत्मा को होता है। आत्मा को जो ज्ञान होता है वो अब स्वयं को व्यापक में भीगा डूबा गिरा यानी संपृक्त रूप में देखता है। तो अब उसको जो संतुलन आता है वो उसके अंदर से आता है।
इसलिए मानव में जो नियंत्रण है वो स्वनियंत्रण है, बाहर से नहीं होता है, इसलिए उसकी ऐसी प्रवृत्ति है। बाकी सब चीजें बाहर से नियंत्रित है। मानव ही अकेली ऐसी इकाई है जिसे बाहर से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण का स्वरूप उसके अंदर उसकी आत्मा से होगा। उसका डिजाइन वो है कि वो जब तक तात्विकता को नहीं पहचान ले, सहअस्तित्व के पूर्ण स्वरूप को नहीं पहचान लेगी, व्यापक की पूर्ण जो स्थिति पूर्णता है उसको नहीं पहचान लेगी, तब तक इसमें तृप्ति नहीं होगी, तब तक ये नियंत्रित नहीं होगा। तो सह अस्तित्व ने मानव को सह अस्तित्व के प्रतिरूप में प्रकट किया है, ताकि वो सह अस्तित्व का ज्ञान के रूप में पहचान के आचरण में प्रमाणित करें। ये है इसकी भूमिका ज्ञान अवस्था की। तो इसलिए हम ज्ञान अवस्था की इकाई, ज्ञान से व्यवस्थित होने वाली इकाई, ये ज्ञानावस्था की महिमा है। पर हम क्या लगे हुए हैं, बाहर वाली चीजों में उलझे हुए, है ना। तो बहिरंग साधनों के साथ उलझ गए, अंतरंग साधनों को समझा ही नहीं। तीनों इकाइयों के अंदर जैसे इवोल्व हो रहे हैं, तो चैतन्य इकाई जो है वो भी इवोल्विंग में हो गई, मतलब वो उनका सोर्स क्या रहेगा, वो कैसे बनती होगी? मतलब जैसे चैतन्य इकाई जो है वो भी एग्जिस्टेंस के अंदर ही होगी। एग्जिस्टेंस में तो सब कुछ ही है। हाँ, तो वो उनका बनना, जैसे अब बनने की जब बात होती है तब आपको किसी देश काल में सीमित होना पड़ता है। देश का मतलब होता है प्लेस, काल का मतलब होता है टाइम। तो जैसे अब इस धरती को प्लेस मान लें तो फिर टाइम की बात कर सकते हैं। अस्तित्व के संदर्भ में टाइम का कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंस का ना तो कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंड है। हाँ, अध्यात्म में भी यही मानते हैं कोई स्टार्ट है और कोई एंड है। विज्ञान में भी यही मानते हैं कोई स्टार्ट है तो एंड है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, टाइम में भी और प्लेस में भी। आप कहीं पे भी खड़े होंगे अस्तित्व में, हर दिशा में अनंत है। चैतन्य इकाई है वो बनी होगी या होगी है? अभी हाँ तो आ रहे हैं, पहले इसको सिंक इन होने दीजिए कि अस्तित्व जो है वो फैलाव में भी अनंत है। किसी भी दिशा में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, किसी भी दिशा में कहीं पे भी खड़े हो जाइए अस्तित्व के किसी भी जगह में, वहां पे अनंत ही है चारों तरफ, छह तरफ, कोई एंड नहीं है। ठीक है, और समय भी नहीं है कोई स्टार्ट और एंड। ठीक है, ऐसे अस्तित्व में सारी स्थितियां नित्य वर्तमान है। तो चैतन्य भी नित्य वर्तमान है ना, जड़ भी नित्य वर्तमान है, फिर पदार्थ अवस्था की सब स्थितियां नित्य वर्तमान है, प्राणावस्था की, जीवावस्था की, ज्ञानावस्था की, ये सब नित्य वर्तमान है, अस्तित्व में है। जैसे धरती पे मानव की सभी स्थितियां नित्य वर्तमान है ना। अभी जन्म लेता हुआ बच्चा, अभी गर्भ का बच्चा, अभी 2 दिन पुराना, 6 दिन पुराना, ऐसे करके देखो सभी स्थितियां नित्य वर्तमान है। ऐसी हर पेड़ की, है ना। तो ये जो नित्य वर्तमान स्थितियां हैं, इन्हीं को प्रकट होना होता है। यही प्रकट होती है कहाँ, किसी धरती पे, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टेज है जो ये पूरे प्रकटन क्रम का। तो धरती का इतिहास देखेंगे तो हम बोल सकते हैं धरती कभी संगठित हुई होगी, उस पर कभी पदार्थ अवस्था खिली होगी, फिर प्राणावस्था आई होगी। तो अब हम टाइम स्केल पे कोई बात कर सकते हैं धरती के संदर्भ में, है ना। तो धरती पे चैतन्यता यानी गठनपूर्ण परमाणु बनना एक घटना कभी घटा होगा, है ना। तो गठनपूर्ण परमाणु गठनशील परमाणु से ही बनता है ना। तो गठनशील से गठनपूर्ण होना ही विकास कहलाया, है ना। वही चैतन्यता। तो चैतन्य इकाई क्यों आई है, ताकि उसमें अनुभव हो सके। उससे पहले उसे शरीर चलाने का अभ्यास होना है, तो वो जीवनी क्रम से गुजरता है, पशु शरीर चलाता है,
फिर कुछ जीवन, सब जीवन नहीं, कुछ जीवन मानव शरीर चलाते हैं, क्योंकि पूर्णता क्या है? कोलैबोरेटिव एफर्ट है। पूर्णता हर कण को जागृत नहीं होना है। ये जो डोमेन बन गई है, इकाई जिसको हमने बोला धरती, जिसमें संयुक्त आचरण चल रहा है, उसमें 99% तो पदार्थ के रूप में ही है। उसमें 1% के अंदर कुछ 80% तो वनस्पति है। उस जो 80% का 20% बचा, उसका भी 80% जीव ही है। उसमें से थोड़ा सा पार्ट जो है वो ज्ञान अवस्था के रूप में है। हमने एक बार गणना की थी कि अगर जड़ से ही चैतन्य बन रहा है तो कितना जड़ पदार्थ क्वांटिटी में कितना कन्वर्ट हुआ इसमें है? नहीं, इतना नहीं। एक नमक का दाना लीजिए, उसके 1000 टुकड़े कर दीजिए, जितना पदार्थ एक टुकड़े में है उतना हुआ है चैतन्य। हाँ जी, इस धरती पे कितने जीवन होंगे उसका एक एस्टिमेशन लगाया था। उतने जीवन के लिए कितने परमाणु अंश लगे होंगे, उसको एवोगैड्रो नंबर से एक रिलेशनशिप बना के कुछ कैलकुलेशन की, तो उससे निकल के आया इतना इतना सा पदार्थ चैतन्य हुआ है। लेकिन वो पूरी धरती का एफर्ट है उसकी अब मानव जाति में है ना, एक किसी भी क्षण में सारे लोग जागृत होंगे ऐसा तो नहीं होगा। तो कुछ जागृत होंगे, कुछ जागृति क्रम में होंगे, ऐसे ही रहेगा हमेशा, है ना। जो बच्चे पैदा होंगे तो इतने लोगों के लिए इतनी जागृति स्थापित होने के लिए सारा श्रम है। ये जागृति, तो इसको बोला पूर्णता के अर्थ में क्रियाशीलता। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और मानव ने कहीं गलती से शोषण को वैल्यू मान लिया, तो इस सारे एफर्ट को हमने एकदम फिनिशिंग पॉइंट के पास आके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जो भी हम कर रहे हैं आज धरती पे, चाहे परिवार रूप में कर रहे हैं, चाहे गांव के रूप में कर रहे हैं, चाहे देश के रूप में कर रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट के रूप में कर रहे हैं, चाहे एनजीओज के रूप में कर रहे हैं, चाहे धार्मिक संस्थाओं, सब मिलके क्या कर रहे हैं? धरती को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो पूरा एफर्ट है मानव जाति का, पूरे प्रकृति का, जो मानव जाति की जागृति के लिए है, उससे भटक रहे। इसलिए धरती बीमार हो गई। भटकते रहते कोई समस्या नहीं थी, अब धरती बीमार हो गई, तो यानी अब हम पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो फिर जागृत क्या होगा, है ना। इस जंक्चर पे आज हम है मानव जाति, या तो विनाश या जागृति। तो ये निर्णय लेना है। तो यह है ज्ञान अवस्था की भूमिका। सह अस्तित्व ने अपने प्रतिरूप में मानव को तैयार किया, जो ज्ञान पूर्वक अस्तित्व के ऐश्वर्य को अनुभव करके सुख, शांति, संतोष, आनंद में स्थित हो जाए। इससे कम में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कभी कभी उठता ही रहा होगा आपके लाइफ टाइम में कि मानव का प्रयोजन क्या है? Why am I there? है ना। वो जो 3 क्वेश्चन है उनमें से एक ये भी तो है। तो किसी ने बोला भैया आपको तो भ्रम में हो, आप लोग फंसे हुए हो, तो अपने को खत्म करो, शरीर को खत्म करो, दुनिया से नाता तोड़ो और चले जाओ आत्मा को परमात्मा में। तो जो इकाई साधना शुरू करेगी आखिर में वो नहीं बचेगी। इसको बोला अस्तित्व विहीन मोक्ष, क्योंकि जिसने शुरू किया उसका अस्तित्व भी नहीं बचता है, शरीर भी छूटता है, आत्मा भी परमात्मा में विलय हो जाएगी, है ना। एक प्रस्ताव ये रहा। दूसरे ने बोला कि ये शरीर ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो मस्त रहो। उसमें धरती में मार हो गई, है ना। मस्त रहना तो बना नहीं, बीमार और हो गए, है ना। अब ऐसा हो रहा है कि मानव शरीर परंपरा जो प्राकृतिक विधि से थी उस पे ही प्रश्न चिन्ह लग गया। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, सब कहाँ से आ रहा है?
अभी आ रहा था कल न्यूज़ में एक जगह देख रहा था कि अब प्लास्टिक जो है हमारे फूड साइकिल में आ गए। जितना प्लास्टिक हमने समुद्र में, नदी में, मिट्टी में फेंका है, वो छोटे छोटे कण में टूट के अब हमारे फूड में आ रहा है। उससे हमारा शरीर और बीमार हो रहा है। और इस सब का नाम क्या रखा हमने? विकास। मानव के पास अधिकार है संज्ञा देने का। क्रिया विनाश की, नाम विकास। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। पृष्ठ 8 और 9 पे है ना, 7 से शुरू हुआ है। प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मानव सहज जागृति के लिए सहयोगी है, इसलिए संतुलन के लिए आधार आवश्यक है। अशेष प्रकृति का संतुलन आधार सत्ता ही है जो पूर्ण है। अशेष का अर्थ है सभी, पूर्ण प्रकृति का आधार या समग्र प्रकृति का आधार, संतुलन आधार सत्ता ही है जो पूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है जो पूर्ण है। प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मानव ही है। भ्रमित अवस्था में मानव कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। है ना, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, यहीं पे सब फंसे हैं। यही हमारे अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। तो अभी तक जितने भी अध्यात्मवादी शिक्षा है या भौतिकवादी शिक्षा है, दोनों में करके समझो, यही उपदेश है। प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा, ऐसा बोला है। जबकि समझने से क्या प्रैक्टिसेबल है पहचान में आएगा पहले, फिर उसका फल मिलेगा। बिना समझे करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा, और जो होगा वो पता चल ही रहा, धरती को बुखार होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए करने के लिए जल्दी नहीं भागना है। चाहे स्वावलंबन को ही सोचें, चाहे है ना किसी चीज को सोचें, पहले समझना है। जो समझ में आता है वो स्वभाव बनता है। जो स्वभाव होता है वो प्रकट होता ही है, उसको रोक नहीं सकते। जो स्वभाव नहीं हुआ है उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो समझने पे जोर देंगे तो आएगा।
समझने के लिए जो सहायक अभ्यास है उनको किया जा सकता है अध्ययन में। ठीक है, अभ्यास उसी के लिए, समझने के अर्थ में सहायक होने के लिए। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मानव ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष है ना। ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना, साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न नहीं करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। क्यों मानव का दायित्व है? क्योंकि उत्पादन केवल मानव करता है। वनस्पति अर्थात वन एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है ना। तो जितना वनस्पति और खनिज है उसका उत्पाद को जब हम समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसी अनुपात में उसको यूज करना है, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अनुपात माने रेशियो। हाँ हाँ, माइक दीजिए। संतुलन की बात आई तो एक हमारे कंपनी में एक वीडियो था और एक जब एनवायरनमेंट डे आता है तो एक चर्चा चल रही थी कि अभी थोड़े यही साल में कुछ अगस्त के एक दिन में 16 अगस्त और 17 अगस्त में एनवायरनमेंट मीन्स जो पृथ्वी जितना प्रोड्यूस कर रही है संतुलन के रूप में, उससे अधिक हम कंज्यूम करने वाले हैं। मीन्स वो आजकल वो चर्चा चल रही है कि एक ऐसा दिन आएगा जिसमें जितना प्राकृतिक संतुलन से खुद बनाती है प्रकृति, उससे ज़्यादा हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं। मीन्स उसका दिन अभी मीन्स वो संतुलन से अभी वो हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो वो अभी वो आजकल चर्चा में भी आ रहा था। उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। अगर उसको देखें तो उस भाषा है टिपिंग पॉइंट। इट इज़ द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। क्या है ये कि धरती पे जो हम असंतुलन कर रहे हैं जो भी क्रियाओं से, उसका जो प्रभाव है उस पॉइंट से आगे चला गया है, जिसके बाद अब धरती संतुलन को नहीं बना पाएगी। ये क्रॉस कर चुके हैं हम वैज्ञानिकों के अनुसार। ये खुशखबरी दी है। अब बस इतना है, धरती बर्बाद कितने दिन में होगी। कोई बोलता है 2012 में होगी, कोई बोलता है 30 में होगी, कोई 50 में। संख्या का अंतर है बस, है ना। तो जब भी होगी होगी, अब इंतजार किया जाए। जिनके पास पैसा है वो सोचते हैं कि रॉकेट बनाएंगे, है ना, किसी और धरती पे जाएंगे। कोई धरती मिल गई? नहीं मिली। रॉकेट में क्या क्या लेके जाओगे? हवा, पानी, खाना, क्या क्या लेके जाओगे? कितने दिन का लेके जाओगे? जो सेल्फ जनरेटिंग मैकेनिज्म है, इसको तो आप संभाल नहीं सके, है ना। इसमें सेल्फ जनरेटिंग एयर है, सेल्फ जनरेटिंग वाटर, सेल्फ जनरेटिंग फूड, इसको तो हम संभाल नहीं पाए। लिमिटेड रिसोर्सेस को लेके हम जाएंगे रॉकेट में, ऐसी कल्पना करते हैं, संग्रह के आधार पे कर लेते हैं। क्या बोले उसे? कासा, आकुति, मेधा, क्या नाम दें इसका? ठीक है। पास हो चुका है 2016 में। तो हम अभी अध्ययन जो कर रहे हैं, हाँ, नहीं, तो उसकी एक होप तो है ना कि हम बचाएंगे जल्दी, तभी तो हम ये सब कर रहे हैं। देखिए ये सब भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं ना।
उनका कुछ अध्ययन होगा, उसके आधार पे कर रहे हैं। तो जो भविष्यवाणी कर रहा है वो बचाने के लिए कुछ करे। हमें जो समझ में आ रहा है हम तो कर ही रहे हैं। वो राइट है उनका भी राइट नहीं है। राइट कौन सा वाले राइट की? साइंस का। नहीं, राइट का क्या अर्थ ले रहे हैं? सही के अर्थ में राइट बोल रहे हैं, है ना, या अधिकार के अर्थ में राइट बोल रहे हैं? नहीं, राइट और लेफ्ट तो नहीं है, वो कंफ्यूजन है। जो वो कह रहे हैं टिपिंग पॉइंट आ चुकी है, हाँ। वो सही उनका अनुमान, वो उनका सही है कि वो गलत है? ये तो वही बता पाएंगे। हम तो ऐसी भविष्यवाणियों में नहीं जा रहे। चाहे धरती विनाश हो या कुछ हो, अपने को तो जागृति के लिए लगना है। जीवन अमर है, अगर जागृति हो जाएगी तो अनेक धरतियों का अधिकार मिल जाएगा। अगर हमें जागृति हो जाएगी, धरती का विनाश भी होगा तो किसी और धरती पे जाके कर ही सकते हैं, है ना। और जागृत नहीं होते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जागृत हो जाते हैं तो हो सकता है धरती को बचा भी लें, है ना। ये धरती नहीं बचेगी तो दूसरी पे को आबाद कर लेंगे। जो दूसरी वैज्ञानिक विधि है उससे तो इस धरती को भी बर्बाद करेंगे, किसी और पे पहुंच गए तो उसको भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि आबाद करना तो सीखा नहीं। वहां भी शोषण ही करना है, वहां भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड बैठाएंगे पहले, है ना। उससे निकलेगा जो निकलेगा, वेस्टफुल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाएंगे, प्लैनेट को ट्रैश करेंगे, फिर भागेंगे वहां से। पता नहीं पहले कितनी धरती करके इधर पहुंचे थे, ये भी सोचा जा सकता है। ये जो आंख का गोला आसमान में दिखता है, हो सकता है यही रहा हो। है ना, ये सब संभावना है। ठीक है, देखो डर से तो कुछ निकलता नहीं, डरने से नहीं है कि टिपिंग पॉइंट निकल गया है तो आप कुछ करेंगे। ज्ञान से ही निकलेगा जो निकलेगा। वनस्पति अर्थात वन एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में उपयोग करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित होना स्वाभाविक है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामूहिक अर्थात सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। सामाजिक संतुलन स्वधन स्वनारी स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार परंपरा है। इसके विपरीत में पर नारी पर पुरुष पर धन एवं पर पीड़ा से असंतुलन ही है जो प्रत्यक्ष है। प्रकृति ने व्यक्ति के विचार संतुलन अर्थात बौद्धिक संतुलन के मूल में आवश्यकीय एवं अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। मानव के आवश्यकीय मूल प्रवृत्ति के मूल में संस्कार समझदारी ही रहता है, अनावश्यकता के मूल में भ्रम अर्थात विवशताएं दृष्टव्य हैं। आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां क्रम से असंग्रह अर्थात समृद्धि, स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभय अर्थात वर्तमान में विश्वास के रूप में, अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां सुविधा, संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। प्राकृतिक संतुलन, सामाजिक संतुलन एवं बौद्धिक संतुलन योग्य नियम ही आवश्यकीय नियम है। यही नियम त्रय है। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण, निर्णय उसके सदुपयोग से, सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से, विकास एवं जागृति का निर्णय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मानव के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही मानव जीवन जागृति क्रम, जागृत जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप भी है। सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है।
मानव में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। सुसंस्कार पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कारपूत होता ही रहेगा जब तक यह पूर्ण ना हो जाए। संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता, अति मानवीयतापूर्ण स्वभाव ही है। सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयतापूर्ण स्वभाव है। विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप ही अमानवीयता है। तो आज धरती पे विकृत संस्कृति है। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए ही संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था है। ये परस्पर पूरक हैं, क्योंकि संस्कृति का पोषण सभ्यता, सभ्यता का पोषण विधि, विधि का पोषण व्यवस्था, व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती ही है। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है, क्योंकि जागृत परंपरा में संस्कार विहीन मानव नहीं है, जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदाय के रूप में गण्य हैं। यही संपूर्ण समस्या का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। चित्रण व विचार ही क्रमशः कला एवं उपादेयता को प्रकट करता है। विचार सुसंस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौम संस्कृति का द्योतक है। इससे निम्न अर्थात अमानवीय प्रवृत्तियों का सार्वभौम होना संभव ही नहीं है। सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ सार्वभौम संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज की अखंडता एवं उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपने ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु समझदारीपूर्ण व्यवहार एवं व्यवस्था से संतृप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है, जो अनिवार्य है। इस प्रकार मानव सामाजिक व न्यायिक इकाई सिद्ध हुआ है या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ दृष्टियां भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई हैं, जो जीव चेतना पूर्वक जीते हुए मानव में हैं। न्याय अन्याय, धर्माधर्म, सत्य असत्य दृष्टियां जागृत मानव परंपरा में व्यवहार तथा आचरण में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। मानव जीव चेतना पूर्वक अनेक समस्याओं को पैदा करता है। मानव चेतना पूर्वक समाधान को प्रमाणित करता है। सदशास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना एवं प्रवृत्ति, सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति के बिना सत्य अनुभव के बिना सदशास्त्र का उद्घाटन तथा सदशास्त्र के उद्घाटन के बिना सदशास्त्र का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है ना। तो जितनी बात हम कर रहे हैं तो स्पष्ट है ना, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। आराम से सत्य प्रतीति व अनुभूति में ही मानवीयतापूर्ण आचरण एवं न्यायपूर्वक व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। मानवीयतापूर्ण आचरण व न्यायपूर्वक व्यवहार के बिना परस्परता में न्याय सम्मत विनिमय व न्याय सम्मत हित होना संभव नहीं है। न्याय सम्मत विनिमय और हित ही समृद्धि है। अन्यायपूर्ण लाभ और हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुभव मूलक बोध सहज जीवन ही मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। सद्वय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख शांति, संतोष एवं आनंद नहीं है। मानव सत्य ज्ञान, सत्यता के दर्शन योग्य अध्ययन, कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है।
क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है, जो विधिवत जीवन है। मानवीयतापूर्ण अथवा मानवीयता के प्रत्येक कार्यक्रम विधि और व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उस परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मानव में दुख, अशांति, असंतोष ही द्वंद्व हैं और यही द्वंद्व का फल भी है। मानव के लिए अशेष परिस्थितियां, उनसे संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान योग्य क्षमता से ही निर्मित होती हैं। यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती हैं। जागृत मानव का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है, जो शांति का कारण है। जहाँ तक मानव का संपर्क है, वहाँ तक दायित्व का अभाव नहीं है। संबंध में दायित्व का निर्वाह होता ही है। संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व वर्तमान है, यही सामाजिकता है ना। तो संबंध और संपर्क का अर्थ मालूम है? स्पष्ट है ना? आगे बढ़े। संबंध में जो जिम्मेदारियां हैं वो निहित हैं, संपर्क में ऐच्छिक हैं। ये अंतर है दोनों का, ठीक है ना। संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व वर्तमान है, यही सामाजिकता है। सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सद्शास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्वसुलभ हो जाता है। अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह मानव की चिराकांक्षा का प्रमाण है, यही तृष्णा है और इसकी संभावना भी है। मानव को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सद शास्त्र सेवन, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है। समग्रता के प्रति निर्भ्रमता को प्रदान करने, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरतापूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर में प्रस्थापित करने में समर्थ है। इसके बिना मानव जीवन में स्थिरता एवं शांति संभव नहीं है, जो स्पष्ट है। मानव सुख, शांति, संतोष और उसकी स्थिरता के उपलक्ष्य अर्थात उपाय सहित लक्ष्य की और गतिशीलता से ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। मानव कर्म करते समय में स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों में से ही सुखी एवं दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता में किया गया बौद्धिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है। यही अमानवीयता की सीमा में दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। इस वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है: पुण्य आत्मा, 2 पापात्मा, सुखी, दुखी। मानव की 5 स्थितियां अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतराष्ट्र में पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, सुखी एवं दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं दृष्टव्य हैं। यथाक्रम से व्यक्ति की सीमा में पूज्य, तटस्थ, संतोष एवं दया भाव, परिवार की सीमा में गौरव,
उपेक्षा, सहकारिता एवं सेवा भाव। समाज की सीमा में पुरस्कार, परिमार्जन, सहयोग और सहकार भाव। राष्ट्र की सीमा में सम्मान, दंड अर्थात सुधार, समाधान की ओर दिशा, दर्शन एवं सहयोग भाव। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संरक्षण, उद्धार, संवर्धन, परिष्करण भाव, पूर्ण रीति नीति पद्धति, विधि विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल अन्यथा असफल है। इसलिए यथा, तो उसका एक चार्ट बना दिया है ना, ये देख सकते हैं। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। समाज एवं सामाजिकता के बिना मानव जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। कार्यक्रम विहीन मानव नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र ह्रास या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। ह्रास या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही जागृति की पूर्णता के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए ही परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थितियां एवं 4 आयामों में वर्तनीय। 4 आयाम वही है, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, है ना। यथार्थ दर्शन विहीन अंतराष्ट्र, समाधान विहीन कार्यक्रम एवं कोश विहीन व्यवस्था, धर्म पतित निश्चय विहीन समाज, सच चरित्र रहित कुटुंब, सदाचरण से रिक्त व्यक्ति सतत चिंतातुर है। टंग ट्विस्टर है पूरा। धर्म का प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है, यही संस्कृति व सभ्यता है। मानव सहज परस्परता में निर्विषमता के लिए ही संस्कार, संस्कृति व सभ्यता की अनिवार्यता है, यही उपादेयता भी है। समग्रता के प्रति रहस्य विहीन दर्शन को धारण करने में असमर्थ अंतर्राष्ट्र, सत्यता के संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्रिया में असमर्थ राष्ट्र व्यवस्था, सत्यता का प्रचार करने में असमर्थ समाज, सत्यता का अनुसरण करने में असमर्थ परिवार, सत्यतापूर्ण आचरण करने में असमर्थ व्यक्ति घोर कलेश से पीड़ित हैं। अवकाश अर्थात संभावना से अधिक आवश्यकताओं को अपनाने से भी समस्त प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां प्रभावशील होती हैं। ये प्रधानतः शोषण के रूप में होती हैं जो स्व पर हानिकारक होती है। भैया, हाँ, पिछले पेज में एक क्वेश्चन। हाँ, 14 नंबर में सेकंड लास्ट जो पैरा है उसमें परिष्कृत मतलब क्या है? परिष्कृत कर्मों में सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका? हाँ, ये कहाँ है? टेबल में ना। परिष्कृत का क्या मतलब होता है सामान्य तौर पे? परिष्कृत, परिष्कृति की परिभाषा है, माइक में बोलिए ना। परिष्कृति की परिभाषा है सार्वभौम व्यवस्था, सहज सूत्र, व्याख्या, संपन्नता। ठीक है।
इससे कुछ स्पष्ट हुआ? अब वाक्य पढ़ेंगे फिर से। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए ही परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो सदकर्मों के लिए, है ना? इसमें बहुत हाई लेवल की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग, मेरी भी हिंदी बहुत कमज़ोर है ना, तो कई बार इसको समझने में समय लगता है, पर वो परिभाषा संहिता से सहयोग हो जाता है। एक ही है, हाँ, उसी अर्थ में है ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? सहज सूत्र, हाँ, सहज का अर्थ देखिए, वर्ड जो शब्द लगा है कई बार का के की लगता था, है ना, उसकी जगह सहज कर दिया, क्योंकि का के की एक ग्रामर का चीज है। कोई बोलता है का लगेगा, कोई बोलता है की लगेगा, है ना। उस सब से कुछ छोड़ने के लिए बाबा जी बोला इसमें मत फंसो, सहज कर दो, है ना। व्याकरण इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अर्थ इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए सहज कर दिया था उसको, है ना। तो सूत्र व्याख्या का मतलब तो उतना ही है कि सार्वभौम व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या, उसको ऐसे पढ़ सकते थे, सार्वभौम व्यवस्था की सूत्र व्याख्या, है ना। की हटा के सहज कर दिया, है ना। सहज मतलब वो जो ग्रामर को हटाने के लिए किया उसकी। हाँ, ठीक है। और कुछ क्लैरिफिकेशन है? हाँ, सूत्र व्याख्या, हाँ, ये बढ़िया चीज है ना। तो सूत्र क्या है? तो ज्ञान सूत्र रूप में होता है। ज्ञान जो होता है सूत्र रूप में होता है। भोजन का प्रयोजन क्या है? पोषण, ये एक सूत्र है। इसकी व्याख्या जीने में होती है। ये समझ के रूप में पोषण आएगा, सूत्र रूप में। व्याख्या जीने में होगी। क्या व्याख्या होगी? आप विभिन्न प्रकार विधियों से पोषण प्राप्त कर सकते हो, अनेकों व्याख्या कर सकते हैं इसकी, जब तक आपको पोषण ध्यान में है। तो ये ध्यान में रखते, चैतन्य में पोषण स्थिर हो गया, अब जीने में आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। ये सूत्र व्याख्या है, ठीक है। भैया यहाँ पर जो लिखा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने यहाँ संरक्षण इसकी बात करी है, संवर्धन उद्गार की। मतलब यहाँ बाबा जी ने, मतलब ही हैज गिवन द पिक्चर ऑफ हाउ इट शुड बी। राइट। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वो तो इससे बहुत दूर है। हाँ, क्योंकि इसी बाबत पे तो युद्ध है। तो हाँ। किसके आधार पर युद्ध है? मतलब अभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संरक्षण की बात कर रहे हैं, हाँ। संवर्धन की बात कर रहे हैं। हाँ। बट अभी जो लगा है वो सब हर देश अपना खुद का कर रहा है। भाई, तो तभी तो इसलिए एक जगह लिखा है कि अमानवीयता में वो समुदाय उसमें बट जाता है। तो अभी आज की डेट में जो राष्ट्र है वो असल में समुदाय है। वो धरती के अर्थ में राष्ट्र नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में। भारत एक समुदाय है, अमेरिका एक समुदाय है। इसलिए अखंड नहीं है, खंड खंड है, और हर खंड में परस्पर घर्षण है। तो उसी में सारा झगड़ा है, सारी जगह। अब समुदाय चाहे देश के रूप में देख लीजिए, चाहे छोटे ग्रुप में मोहल्ले के रूप में देख लीजिए, है ना। एक शहर में ये इस धर्म का समुदाय है, ये उस धर्म का समुदाय, ऐसे बसे रहते हैं लोग, खंड में बटे रहते हैं, आपस में एक दूसरे से असुरक्षित फील करते हैं।
वो अपराध ना कर दे इस चक्कर में खुद अपराध करते रहते हैं। सारे युद्ध तो इसी नाम पे होते हैं ना, चाहे इतिहास में देख लीजिए चाहे वर्तमान में देख लीजिए, सारे युद्ध इसीलिए कि सामने वाला युद्ध ना कर दे। क्या बोला इसको? डिटेरेंस। बढ़िया भाषा दी है, डेटरेंस बोलते हैं ना। हमारे पास परमाणु हथियार क्यों है? डेटरेंस है। कोई पूछे किसी से कि आप लोग सब बस में जा रहे हैं, मान लीजिए, है ना, जैसे हम लोग, मैं और अंजू दीदी अहमदाबाद से है, ठीक है, फिर ये हमें खबर मिले कि बस के अंदर एक आदमी के पास बंदूक है, इससे सुरक्षा का भाव बढ़ेगा या कम होगा? ठीक है। अब ये खबर मिले कि सबके पास बंदूक है, इससे सुरक्षा बढ़ गई या घट गई? तो फिर हम देश के रूप में क्यों कर रहे हैं? हथियार बढ़ने से सुरक्षा बढ़ती है घटती है? भाई हथियार नहीं होंगे तो हाथ पैर से लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये तो सही बात है, ये तो मानवीय समाज की बात हो रही है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की बात है उसकी बात हो रही है। भैया परिष्करण का हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग दिया है साफ एवं सुंदर बनाने की क्रिया। बहुत ही बढ़िया, तो निखारने की बात है ना? तो अब तो बहुत स्पष्ट हो गया, और स्पष्ट हो गया, बहुत ही अच्छा। तो एक हिंदी डिक्शनरी भी साथ में रखने से फायदा होगा। मैंने सारी हिंदी जो सीखी है जीवन विद्या में ही सीखी है, तो अभी भी बहुत सारे शब्द छूटे हुए हैं। उससे पहले तो हिंदी सीखते ही नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में पब्लिक स्कूल में गए, वहाँ पे हिंदी को इनकरेज नहीं करते, है ना, शुरू से ही बोलते हैं स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, तो हिंदी तो इग्नोर ही होती है उधर। तो पास होने के लिए 10वीं तक पढ़ते थे, है ना, तो उधर ऐसा ही है, अभी क्या करें। तो फिर जब जीवन विद्या में आए तो एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि जो प्रचलित हिंदी के अर्थ थे वो मेरे में स्थापित नहीं थे, तो इसलिए अर्थ जो पकड़े वो पहली बार इधर से ही पकड़े, तो आसानी हो गई। तो एक देखिए वरदान भी हो गया वही, पर उससे भाषा तो कमजोर है, ये तो दूर नहीं होता है ना, तो कभी कभी अटक जाते हैं, पर सभी साथियों के सहयोग में पूरा हो ही जाता है ना, कोलैबोरेटिव एफर्ट। ठीक है, बताइए आगे बढ़े। पहले पाठ पढ़ के आइए, इससे पहले पैराग्राफ में कुछ लिखा है वो उसके रेफरेंस में पकड़ में आएगा, टेबल अकेले में नहीं पकड़ में आएगा। देखिए टुकड़े टुकड़े में कोई पकड़ में नहीं आती चीज, कंटिन्यूटी में ही पकड़ में आती है। एक फ्लो में लिखा हुआ है पूरा, और बहुत सुंदर लिखा हुआ है। अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ते हुए बहुत गदगद फील कर रहा हूँ, क्या ब्यूटीफुल चीज लिखी हुई है ना। आपको सुनते हुए भी मजा आ रहा होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ, है ना। पर इसको कई बार पढ़ने से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो जो 6 महीने का अध्ययन है उसमें हमारा क्या अभ्यास है कि हर पेज को 4-4 बार पढ़ते हैं एक बारी में। जैसे पहले दिन 100 पेज का पठन होता है ना, फिर उसके बाद हर व्यक्ति अपने आप से पहले 25 पेज पढ़ता है ना। तो 100 पेज के पठन में तो 25 पढ़ा ही था, अब अपने आप से 25 पढ़ा। फिर अगले दिन मॉर्निंग में सब लोग मिलके फिर वो 25 पेज पढ़ते हैं फर्स्ट, और आफ्टरनून में फिर से जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ ऐसे होती है, और उसमें क्लैरिफिकेशन होते हैं। तो 25 पेज पूरे किए, फिर अगले दिन फिर से वही 25 के साथ किया, तो 5 दिन में 100 पेज पूरे होते हैं।
और हर पेज के 4-4 बार पढ़ा। तो ऐसा करने से जब 3-4 बार आप पढ़ते हो तो बहुत सारे अर्थ आगे पीछे के जुड़ जाते हैं, जो अभी एक बारी में नहीं होता है। इसलिए इसके लिए इंटेंसिटी चाहिए, उससे कम में नहीं बनता। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो तो है ही है। पूरा वॉर इंडस्ट्री इसी पे चल रहा है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इसी पे चल रहा है। सुपर पावर्स क्या है? घोर कलेश ही तो है। ठीक है ना। बताइए, ह्यूमन राइट कमीशन में से विड्रॉ कर रही हैं सुपर पावर्स। अभी किया ना, हफ्ते भर पहले ही अमेरिका ने। क्योंकि वो कुछ पॉलिसी, तो कलेश ही तो है सारी जगह, हाहाकार मची हुई है ना। है अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, सब चल ही रहा है। सबको डर लग रहा है, पता नहीं कौन बटन दबा देगा। असंयत आवश्यकताओं के लिए साधन का कम हो जाना, संयत आवश्यकताओं में साधन का अधिक हो जाना स्वाभाविक है ना। क्या बढ़िया लाइन है। असंयत आवश्यकताओं के लिए साधन का कम हो जाना, है ना। असंयत आवश्यकताओं, संयत आवश्यकताओं में साधन का अधिक हो जाना स्वाभाविक है। असंयत आवश्यकता में अपव्यय समाहित है। ठीक है। मानव के लिए मानवीयता ही संयमता का सूत्र है। तो संयतता आएगी कहां से? मानवीयता से। मानवीयता को समझना ही पड़ेगा। मानव में रूप, बल, बुद्धि, पद, धन, कर्म, उपासना, आवश्यकता, अवसर एवं अवकाश समीचीन है। क्रिया में न आने वाले आश्वासन, योग्यता से अधिक अधिकार, सिद्धांत विहीन शास्त्र, आधार विहीन विधि, दिशा विहीन आचरण, ये सब कलेश के कारण है ना। ये ऊपर से कलेश की ही चर्चा चल रही है। क्या क्या बताया? क्रिया में न आने वाले आश्वासन, है ना। तुम जब परेशान हो गए तो मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी, ये आश्वासन। ठीक है। योग्यता से अधिक अधिकार, सिद्धांत विहीन शास्त्र, है ना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्या है ये? सिद्धांत विहीन शास्त्र, आधार विहीन विधि, है ना। इसकी पिटाई करूंगा तो ये समझ जाएगा। तो बच्चों को पीट पीट के समझाते हैं हम। तो आधार विहीन विधि है। दिशा विहीन आचरण, ये सब कलेश के कारण है। विधि के आधार 3 प्रकार से गण्य हैं: सत्य आधार, कर्म आधार और विषय आधार। सत्य आधार को स्पष्ट करने योग्य शास्त्र के आधार पर जो विधि विधान है, उससे मानव को सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की उपलब्धि है, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता सहज वैभव सूत्र है। सत्यता पर आधारित विधि विधान एवं नीति ही अंतर्राष्ट्रीयता की एकात्मकता है। यही परस्पर राज्य, राष्ट्रों
की एक सूत्रता सह अस्तित्वपूर्ण है। यही व्यक्ति समुदाय वर्गवाद से मुक्त मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। कर्माधार पर निर्धारित विधि विधान संपन्न व्यवस्था प्रक्रिया में स्व पर लाभालाभ मुक्त विनिमय होता है। यह वर्ग भावना से मुक्त नहीं है। अच्छा, विषय आधार पर आधारित विधि विधान संपन्न शासन प्रक्रिया में स्व पर लाभ हानि होती है। इसमें समाज की कोई व्याख्या नहीं है, समुदाय ही इसकी सीमा है। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं आज के लिए। बाकी आप लोग अपने आप से पढ़ ही सकते हैं। ठीक बात है। इस पाठ को अगर पूरा पढ़ लेते हैं अपने आप से, मौका लगेगा आप लोगों को घर से पढ़ के आने का? नहीं लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर।